वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट हमारी बुक चल रही थी, भारत भौतिक पर्यावरण। तो उसका हम सेकेंड चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी, गठन यानी कि उसका जो सॉलिड होती है मिट्टी, वह स्वरूप स्ट्रक्चर अलग क्यों होता है? तो कहीं पर फर्टिलिटी ज़्यादा है, गठन कहीं पे ज़्यादा कम है और कहीं पे स्वरूप अलग-थलग है। इसके पीछे का रीज़न क्या है पूछ रहे हैं। पहली लाइन ही क्वेश्चन मार्क लाइन है। आपने यह भी सोचा होगा कि अलग-अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। तो अलग-अलग जगह पर हमें जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, वो भी अलग-अलग तरीके की मिलती हैं। 3 टाइप्स की रॉक होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि स असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टी ही हैं। तो चट्टानें और मिट्टी आपस में क्या हैं? एक दूसरे से रिलेट हैं। जो असंगठित रूप से जो चट्टानें हैं वही क्या हैं? मिट्टी हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 46 करोड़ वर्ष। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात इंडोजेनेटिक एंड एक्सट्रोजेनेटिक फोर्स से अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो जो लैंड फॉर्म जो चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इंडोजेनेटिक और एक्सट्रोजेनेटिक फोर्स की वजह से। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों, प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम इनसे देख चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिणी पूर्वी तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। ठीक। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है। तो इंडियन प्लेट आज भी खिसक रही है, बता रहे हैं इस स्टेटमेंट के आधार पे। और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक व प्रकर्म मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतः क्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह भी भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। तो पूरे भारत को अगर हम भूवैज्ञानिक तरीके से, ठीक, भूआकृति विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोग्राफी के आधार पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेनली इसके 3 लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय खंड, ठीक, जिसे हम पेनिनसुला ब्लॉक कह सकते हैं या पेनिनसुलन रीजन रीजन आप कह सकते हैं। दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वतीय पर्वतमालाएं, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलन माउंटेन्स, ठीक, प्रायद्वीप को हम पेनिनसुला कहते हैं इंग्लिश में। अगला है सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो शुरू करते हैं पेनिनसुलन ब्लॉक या पेनिनसुलन खंड से।
प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। जो तो प्रायद्वीप है भारत का दक्षिणी हिस्सा, उसके उत्तर की जो सीमा है वो क्या है, कटी फटी है। अभी हम चित्र में देख लेंगे आगे। जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। राजमहल पहाड़ियों से गंगा डेल्टा तक ये जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो यहाँ पर कुछ-कुछ प्लेट्यूज़ हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो मालदा भ्रंश है, मालदा गैप है पश्चिम बंगाल में, वो क्या करता है, उत्तर-पूर्व में मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को क्या कर देता है, छोटा नागपुर पठार से अलग कर देता है। तो अभी हम देखेंगे आगे को मानचित्र में। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्थल रूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभावी नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अपशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्लामलाई, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी लवणता कम होती है। तो ये पहाड़ियां कहाँ-कहाँ पर लोकेट हैं, आप एटलस में देखें। ठीक, आगे को हमें मिल जाएंगी वैसे, जो हम इसमें मानचित्र देखेंगे। भौगोलिक प्रयोगात्मक कार्य में जो ये पुस्तक है, भाग 1 नामक पुस्तक से आपने प्रवणता की गणना विधि सीखी होगी। क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं? तो ये हम प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं। बुक हम जब पढ़ेंगे तब इसे देखेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। तो वे बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। चलिए, अभी डेल्टा भी देखेंगे। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलन माउंटेन्स। अब यही देख लेते हैं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुबली और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं। तो अभी भी ये बनने और टूटने के कगार पर अभी भी बन रहे हैं और अभी भी विखंडित हो रहे हैं इंडोजेनेटिक और एक्सट्रोजेनेटिक फोर्स के चलते। इसके परिणामस्वरूप इनमें वलन, फोल्ड, भ्रंश और शेप थ्रस्ट बने हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। गार्ज, वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं व जलप्रपात इत्यादि इसके प्रमाण हैं। तो यहाँ पर आप गार्ज देख सकते हैं। गार्ज बना हुआ है, नदी ने बहते बहते आसपास के हिस्से को काटते हुए गार्ज का निर्माण कर दिया है। तो गार्ज हम अलग से भी पढ़ेंगे। 11th की बुक आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी की। आप जो फिजिकल फीचर देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, भाई ये गार्ज है क्या? अभी आप देखेंगे आई शेप में वैली देखेंगे, वी शेप में वैली देखेंगे, यू शेप में वैली देखेंगे, हैंगिंग वैली के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी है। आप लोग मेरे साथ बने रहें
और वीडियोज़ में कोई चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चलिए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो इंडो अ, एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है उसके बारे में पढ़ते हैं। इंडस जो रिवर है, ये सिंधु रिवर को इंडस रिवर भी कहते हैं। भारत का तृतीय भूखंड भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू-आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू-आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो भी फिजिकल फीचर है उसके ऊपर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। किनका? नदियों का। ठीक। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं भू-आकृतियाँ, जो हमारे फिजियोग्राफी है उसके बारे में। किसी भी स्थान की भू-आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखड्ड हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा-फटा पठार है, जहां अपरदित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू-आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। तो इंडिया के जो फिजिकल फीचर हैं वो हम देख लेते हैं। तो टोटली इसमें 6 हिस्सों में बांटा गया है। एनसीईआरटी बुक है तो आप इसे वैलिड मानेंगे और इसे आप मेमोराइज करेंगे। अलग-अलग बुक में इसे किसी में 5 हिस्सों में भी बांटा गया है, किसी में 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो आपको ये बुक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। तो इसके आधार पे आप माने कि 6 आधार पर हमने फिजिकल फीचर इंडिया का डिवाइड किया हुआ है। पहला है इसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो पहले से हम स्टार्ट करेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी में भी रखा जाता है, की पूर्व पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 1000 से 160 टू 400 किलोमीटर है। तो ये जो है हिमालय की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, हिमालय जो लंबाई है हिमालय की इस तरीके से वो कितनी है? वो है 2500 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है हिमालय की इस तरीके से वो कितनी है? वो है आपका 160 टू 400। तो धनुषाकार आकृति में हिमालय हमें देखने को मिलता है, तिरछा। ठीक।
जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम कल हमने उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखा था, तो वहां पर हमें देखने को मिला था। ठीक। तो हिमालय की यहाँ पर कुछ एक पिक्चर दिखाई गई है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। ये क्लाइमेट भी डिवीज़न करता है और ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम का भी ये डिवीज़न करता है और कल्चर को भी ये डिवाइड करता है हिमालय। ठीक? सिर्फ़ ये बैरियर के रूप में या नेचुरल बैरियर के रूप में नहीं है हिमालय। ये बात आपको स्पष्ट समझनी होगी। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू-पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू-पर्यावरण विभाजक ढूँढ सकते हैं? क्या और भी कहीं पर इस तरीके का पर्वत हमें देखने को मिल रहा है? इस बारे में आप चर्चा करें। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक श्रेणियाँ, क्षेत्रीय भिन्नताएँ या विभिन्नताएँ हैं। तो रीजनल डिफरेंशिएशन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू-आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कश्मीर या उत्तर-पश्चिमी हिमालय। तो हिमालय को भी हमने 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। वैसे तो भारत को ही हमने कितने में फिजिकल फीचर अगर हम इंडिया का देखें, तो हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था इंडिया को? 6 हिस्सों में। उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी पर्वतमालाएँ। तो ये उत्तर एवं उत्तर-पूर्वी जो पर्वतमालाएँ थी, इन्हीं में हिमालय है और हिमालय को हमने कितने हिस्सों में विभाजित कर दिया है? हिमालय को ही हमने 5 हिस्सों में विभाजित यहाँ पर कर दिया है। पहला है कश्मीर या उत्तर-पश्चिमी हिमालय। दूसरा है हिमांचल और उत्तरांचल हिमालय। तो उत्तरांचल का नाम अभी उत्तराखंड पड़ गया है, ये बात आप स्पष्ट रूप से याद रख लें। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो कश्मीर या उत्तर-पश्चिमी हिमालय, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठंडा मरुस्थल तो है ही, जो आपका कश्मीर हिमालय है, बट बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या है? डल झील भी है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में कोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो दर्रे पास होते हैं रास्ते। महत्वपूर्ण अलवणज की झीलें जैसे डल, बुलर। अलवणज मतलब जिनमें लवण नहीं पाया जाता, जिनमें मिनरल्स थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। सैलिनिटी की मात्रा कम होती है, मिनरल्स तो होंगे ही, सैलिनिटी कम होती है। ठीक है ना? ठीक। तथा लवणज झीलें जैसे पांगांग सो और सोमुरिरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर और उत्तर-पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, शरीफ भी यहीं स्थित हैं? कहाँ स्थित हैं? कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय में। ठीक। यहाँ बहुत से तीर्थयात्री हर साल आते हैं। जम्मू कश्मीर और
जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी विसर्पित झेलम, विसर्पित मतलब मियांडर, ये देखो सर्प के आकार में सांप की तरह आ रही है ना, इस तरीके, तो इसे विसर्पी कहते हैं। अभी आगे वो पढ़ोगे आप। हाँ, तो जो श्रीनगर है जी, इसकी कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की। अभी तो जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे याद रखिए। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर में झेलम नदी युवा अवस्था में बन बहती है, तथापि नदी स्थल के रूप में ये नदी स्थल विकास नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। 2.4 में आप देख सकते हो, ऊपर 2.4 दिया गया, अभी देखेंगे। क्या आप कुछ और नदी भूआकृतियां बता सकते हैं जिनका निर्माण नदी प्रौढ़ावस्था में करती है? प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून, पठानकोट दून प्रमुख हैं। ठीक, एक रोचक तथ्य भी है, कुछ फैक्ट इसमें दिख रहा है, क्योंकि बॉक्सेस के अंदर जो चीजें लिखी होंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्प बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कश्मीर हिमालय दिख जाएगा। तो ये कुछ कुछ पर्वत श्रेणियां हैं: हिंदू कुश, पामीर की गांठ जिसे हम विश्व की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कुनलुन पर्वत श्रेणी यहाँ जा रही है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक बॉक्स छूटा हुआ था, उसे भी हम देखेंगे। ये बॉक्स करेवा, आखिरकार ये करेवा होते क्या हैं? कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ मोरेन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। तो हिमनद के ऊपर चिकनी मिट्टी का जमाव, इसे हम करेवा के रूप में जानते हैं। ठीक, तो ये था आपका, ये इंडिया के मैप दिया गया है जिसमें फिजिकल फीचर डिवाइड किया गया है। तो ये हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत इस तरीके से फैला हुआ है इंडिया में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2000, एक सेकेंड, 2400 से 2500, 2400 से 2500 किलोमीटर भारत में लंबा है ये हिमालय। अब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ भारत में, ये पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। और जो चौड़ाई है इसकी कितनी है? 400, 160, 160 से 400 किलोमीटर तक हिमालय पर्वत चौड़ा है। ठीक, फिर यहाँ पर ये आ जाता है डेजर्ट, यह है प्लेट्यू, ये है पेनिनसुएला जिसे हम प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं, ये हुआ पेनिनसुएला। ठीक है ना। ठीक, ये हुआ गंगा यमुना का मैदान, पठारी क्षेत्र, द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसमें आ जाते हैं। तो आगे को बढ़ते हैं। हिमाचल और उत्तरांचल या उत्तराखंड का हिमालय। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी, काली जिसे हम घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित हैं। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास, सतलुज सिंधु की सहायक नदियां और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं।
हिमालय पर्वत समूह दक्षिण से उत्तर तक पार्श्व चित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा यमुना का मैदान आ जाता है। फिर सबसे पहले आपकी आती है शिवालिक या बाह्य हिमालय, फिर मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, तिब्बत का पठार, कुनलुन ढाल। तो ये है दक्षिण से उत्तर की तरफ। ये हमें 2 डायमेंशनल दिखाया गया ओनली। अगर ये 3 डायमेंशनल होता, 3D में होता, तो हम सीधे से समझ पाते ये किस तरीके से है। ठीक, चलिए आगे को बढ़ते हैं। हिमालय, हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौर एवं स्पीति जैसे जिले के स्पीति उपमंडल में हैं। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागतिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये सभी इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। धर्मशाला वैसे भी आप जानते हैं बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म स्पॉट रहा है। मसूरी उत्तराखंड में, कसौली भी उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, लैंसडाउन उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में, ये सब चीजें। शिवालिक, इसे हम देख लेते हैं एक बार। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। इसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून शामिल हैं। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। वृहद हिमालय की घाटियों में भूटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। तो ये भूटिया जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये वृहद हिमालय में रहते हैं। ये खानाबदोश होते हैं, नोमाडिक होते हैं। ये खानाबदोश या नोमाडिक का मतलब ये होता है कि इट इज गोइंग टू बी अनदर प्लेस एंड शॉर्ट टाइम, कुछ कम समय के लिए क्या करते हैं, जगह को बदल देते हैं। जैसे अभी ऋतु परिवर्तन होगा, जैसे ही आपकी सीजनल चेंजमेंट होती है, जब गर्मी होती है तो ठंडे क्षेत्रों में ठंडा होता है, तो गर्मी वाले क्षेत्रों में। किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ट्राइबल के ऊपर भी आपका एक चैप्टर इसमें है। जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, ऊंचाइयों पर स्थित घास के मैदान। अच्छा, बुग्याल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम हैं, जिनका विवरण इस पुस्तक के अध्याय 3 में दिया गया है। क्या आप कुछ अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं जो अन्य भागों में स्थित हैं? अगला है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ पर छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग, विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजाति शामिल हैं, पाई जाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्य ढाल, मध्यम ढाल, गहरी व
जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाने जाते हैं। तो जो आपका दार्जिलिंग हिमालय और सिक्किम हिमालय है, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दोनों स्टेट हमारे हैं, तो वहाँ पर ये हमें हिमालय की लोकेशन देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की या बहुत ज़्यादा इसे कठिन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैं दार्जिलिंग और सिक्किम की बात कर रहा हूँ, ये रहा आपका दार्जिलिंग, जो कि एक ज़िला है, ठीक है ना? और यहाँ पर आपका पड़ता है सिक्किम, ठीक? सिक्किम और ये लगभग आस-पास में ही पड़ते हैं। मैं एक बार इसकी लोकेशन आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सिक्किम पड़ता है और इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर दार्जिलिंग पड़ता है। तो ये सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय जो नेपाल और भूटान से कवर अप है, ठीक? चलिए, अब आगे देखते हैं। अरुणाचल हिमालय, तो अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये बारहमासी नदियाँ हैं और बारहमासी मतलब कि पूरे साल भर चलेंगी, 12 महीने, ठीक है ना? और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसीलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं: मोनपा, अबोर, मिसमी, निशी, नागा। इसमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती हैं। झूम क्या है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप समझ गए, कुछ समय तक यहाँ पर आपने बोया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस तरीके से चेंजमेंट आप लाते रहते हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लेश और बर्न भी कहते हैं। यह है नॉर्थ ईस्ट, डाफला, बोमडिला, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ियाँ भी हैं और ये सब ट्राइबल कम्युनिटी भी है। नागा श्रेणी, पटकोई बुम, ठीक है ना, दिहांग नदी, लोहित, जो नदियों के नाम बता रहे थे, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, कोसी, गंडक, गंगा, नेपालिये, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, कंचनजंगा। एक चलिए, तो स्थानांतरित कृषि भी उसे कहते हैं और अन्य नामों से भी वो जानी जाती है। कौन सी? झूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम कहते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया। ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का ही है। इसीलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जाता है। अब आते हैं पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वतों के ऊपर। मीज़ो पहाड़ी, एक पिक्चर यहाँ पर दी गई है। जब पिक्चर और ग्राफिक्स होते हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आता है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं।
उत्तर में पटकोईबुंग, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह एक निची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे-बड़े नदी-नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक, मणिपुर और मिज़ोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकताक झील कहा जाता है। यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरी है। मिज़ोरम जिले मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां बराक नदी की सहायक नदियां हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी की सहायक नदियां हैं, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। तो ये नदियों का ब्यौरा भी पूरा इसमें बताया गया है। तो लोकतक झील यहाँ पर दिखाई गई है, जो मणिपुर में स्थित है। ये है भैया लोकतक झील। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे कल देखेंगे उत्तर भारत का मैदान। छोटे छोटे हिस्सों में इस बुक को हम डिवाइड करेंगे, इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। तो बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद।